हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो क्लास 10 में है, कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है, जो इस बार 2024 में बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा 2024 विषय विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न पत्र है। बोर्ड में परीक्षा के जो आने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। तो देखिए, पहले आपको कुछ नियम दिए गए हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपको दिया गया है कक्षा 10 विज्ञान, पूर्णांक आपका 50 है, यहाँ पर सॉरी 70 है। समय आपके पास 3.25 घंटे रहेंगे। इसमें बताया गया 3 घंटे 15 मिनट। इसमें आपको निर्देश में दिए गए हैं कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर उसमें देखिए जो अलग है, जो उसके नीचे ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। ठीक है। खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंड, उपखंड का, खा और गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला प्रश्न है खंड आ का, ये बहुविकल्पीय होते हैं और जिनका आपको चयन करके OMR शीट पर विकल्प के रूप में, गोले के रूप में भरना होगा। ठीक है, और वो प्रत्येक गोला एक एक नंबर का होगा। तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे विकल्प के प्रश्न से, वो 20 नंबर का होगा। और वो विकल्प देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए आपका OMR शीट है। इस पर आपके 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको दिखाई, ये OMR शीट है। और ये 20 नंबर तक आपको गोला ABCD, इनमें से आपको, इन गोलों में से एक ही सही होता है प्रत्येक खंड में। जैसे पहला प्रश्न है तो ABCD है, तो इसमें आपको एक ही टिक करना होगा। और टिक का करने का अर्थ है कि पूरे गोले को आपको डार्क कर देना है, गाढ़ा कर देना है नीली काली पेन से। ठीक है, डार्क पेन होनी चाहिए, इसमें आपकी जेल पेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये आपके तो निर्देश में है। ठीक है, तो पहला 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये पेपर हल करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये विकल्प प्रश्न आ गए। देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो दर्पण कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखा जाए तो सीधा बनेगा, तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये कैसा होगा, ये आपको बताने हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही है आपका डी। यहाँ पर उत्तल अथवा समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो पहले का आपको डी सही है। तो जा करके देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पहले का डी सही है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है, जाना होगा आपको कहाँ, सीट पर, OMR सीट पर। और ये देखिए, ये जैसे अब मिला आपका OMR सीट, और एक क्वेश्चन का आपका डी सही है। तो देखिए, डी क्वेश्चन को आपको ऐसे यहाँ पर डी जो है, ये डी ऑप्शन को, ये डी को काला करना होगा। ठीक है, ये वाला को ऐसे। ठीक है, ये हमने तो गलत लगा दिया। ये जो डी ऑप्शन है, इसको आपको क्या करना होगा, ऐसे काला करना होगा। ठीक है, तो ये आपका से इसी प्रकार से आपको पूरे के पूरे आंसर शीट भरने होंगे। तो हम एक एक करके हल करवाते हैं। तो पहले का क्या सही है आपका, डी सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र की निकटतम दूरी कितनी होती है। तो जो निकटतम पॉइंट होता है वह स्वस्थ व्यक्ति की होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ व्यक्ति की निकटतम बिंदु है, यानी वहां पर वस्तु को आसानी से देख सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड जो है आवेश का मात्रक है। किसका, आवेश का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एक माइक्रो ओम होता है। एक माइक्रो ओम, ये 5वां क्वेश्चन है। एक माइक्रो ओम होता है। ये ऑप्शन इस तरह से है आपके 10 की घात 9 ओम, 10 की घात -6 ओम, 10 की घात 3 ओम। तो ये होता है आपका 10 की घात -6 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट व 100 वाट के विद्युत बल्ब के तन का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये प्रतिरोध होगा 484। और अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, तो ये तो इतना हुआ आपका इसका भौतिक विज्ञान का। अब देखिए खंड खा का, चलिए आपको उत्तर दिखाने हैं। Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2F। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका FeO3 यहाँ था, लेकिन यहाँ Al2O3 है। इसका मतलब अपना स्थान परिवर्तित कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये है आपका Fe2O3X H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह क्या है? तो एसिटिक एसिड में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है? COOH, यानी COOH। ये आपका ओइक एसिड यानी एसिडिक एसिड का सूत्र है। तो कौन सही है आपका? ये सी ऑप्शन सही है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम है PbNO3 का होल ट्वाइस। एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो इस विलेन का पीएच मान होगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम होते हैं कैसे? अमलगम कैसे होते हैं? तो अमलगम होते हैं एक प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, वो यौगिक होते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका खंड गा उपकरण है कि निम्न। अब आपको देखिए अगला है 14 क्वेश्चन बता रहा है कि निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? ये जंतुओं का लक्षण है, बता रहा है कि केवल जंतुओं में पाया जाता है, वो आपको बताने हैं। तो निम्न में से कौन जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन। तो श्वसन आपका पेड़ पौधे में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। वृद्धि दोनों में होती है। हार्मोन, नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यही सही है। कौन? बी। रक्त का रंग लाल निम्नलिखित किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये तो आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होता है? तो शुद्ध लंबे का जीनोटाइप होगा टी, कैपिटल टी होगा। क्या होगा इसमें? कैपिटल टी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पौधा जिस पर मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे वो किसका था? उस पौधे का नाम बताना है आपको। तो वो पौधा है आपका मीठी मटर, यानी मटर सही है आपका। क्या? ये मटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जल में विलीय है? तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि जो विटामिन विटामिन दो ही प्रकार की होती है। एक जल में घुलनशील विटामिन है और एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपकी कौन सी है? बी और सी। जो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, उसका वो है बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका नाम है ए डी ई के। ये इतने विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन सदा आपको याद रखना है। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। अब आपका जहाँ पर आपका होगा वहाँ पर आप आंसर को टिक करें। क्या पूछ रहा है? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? ये डी। ठीक है, ये सही है। अगला है निम्न में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कार्य नहीं करता है? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कार्य नहीं करता है। देखिए, तो इसमें कौन सा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का कारण है भौतिक वृद्धि और उसके लिए नियंत्रण। ये आपका सही है, डी। और अंतिम क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव का कि डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आरएनए है तो आरएनए का जो पूरा नाम है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये तैयार हुआ। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने तैयार हो गए और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे मार्क दिलाएगा। अभी देखिए, अब आपके पास जो आपको अभी अभी बताया गया है, इस तरह से आपकी ओएमआर शीट आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम कक्ष में ये दिया जाएगा। इसको बिना गलती किए हुए आपको पहले सबसे पहले इसी को भरना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, फिर केंद्र व्यवस्था की मोहर यहाँ पर लगेगी और ये आपको पूरे के पूरे गोले मतलब 20 के 20 क्वेश्चन इसी में लिख देने। लेकिन ध्यान में रखना है एक भी गोला छोटे ना पाए, मतलब एक भी क्वेश्चन आप ऐसा ना है कि छोड़ करके चले आए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जहाँ भी आपको, यहीं नहीं कहीं भी अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग जहाँ नहीं है तहाँ पर भी कोई भी गोले आपको छोड़ने नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के एक ना एक गोले को आपको टिक करना है। अब चलते हैं हम लोग खंड उपखंड का की ओर। कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। ठीक है। तो देखिए, ये है आपका आंसर। यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ये ठीक है, ये आपको लिख करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर का है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित किसी युक्ति का नाम लिखिए। ये आपको बताने हैं। तो देखिए, ये क्या है? ये है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अपवर्तन की क्रिया जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को या इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसकी जो ये शर्तें हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें 2 हैं। नंबर 1, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से आपतित होना चाहिए। और दूसरा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से
अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है कि एक यल लंबाई तथा ये मोटाई का एक तार प्रतिरोध 10 ओम है। एक समान पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल बटे 3 तथा मोटाई 3 ये है। तो देखिए प्रतिरोध यहाँ पर आपको बताया गया प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये तो पहला पॉइंट होगा। अब प्रथम तार के लिए R1 बराबर 10 ओम, R1 बराबर 10 ओम, L1 बराबर L और इसका जो मोटाई ये बराबर L1 बराबर ये है। द्वितीय तार के लिए क्या है, R2 आपको ज्ञात करना है और उसकी लंबाई L जो है L2 L/3 है और ये 3 है। तो आपका सूत्र है R इक्वल टू रो, ये रो है L/ये से आप जब निकालेंगे तो R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2 गुणे ये 2 गुणे ये 1, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये R2 बराबर हो जाएगा 10/9 ओम, यानी 1.1 ओम होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। तो देखिए आंसर ये है आपका कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला है आपको कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो तथा सेबर्ट ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि लंबे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला कि चालक खंड की अल्प लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती हो। दूसरा, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो। तीसरा है कि चालक से बिंदु की दूरी r की व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी डेल्टा V प्रोपोर्शनल 1/r²। और अगला है धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच का कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगला है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये इतना आप लिखेंगे तब आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, या इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मतलब एक वैकल्पिक क्वेश्चन भी है। इसमें आपको विकल्प के रूप में भी ज्ञात करना होगा। अगर आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव मतलब वैकल्पिक, अथवा अगर उसको नहीं लगाएंगे तो आपको ये लगाना होगा कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए यू बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आपका सूत्र है फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2 यानी r/2 यानी 30/2, ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। वी आपको ज्ञात करना है। आप ये वो दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। सूत्र है आपका 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से आप 1/b को फाइंड करना है तो 1/b धन 1/-20 बटे इक्वल टू 1/-15। तो ये आपको 1/b बराबर लाएंगे तो क्या होगा, 1/-15 में 15 प्लस क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये होगा आपका 1/20। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60। 15 का 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 यानी -4 प्लस 20 × 60 3, तो -4 प्लस 3 हो जाएगा तो कितना आएगा 1/60। 1/b बराबर -1/60 तो b बराबर
-60 आएगा। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन पावर एम बराबर आई बाई यू, आई बाई वो होता है, तो इसका मान रख देंगे वी का मान ये बराबर होगा बी बाई यू के, तो आप इसका मान रख देंगे तो आई बराबर निकल आएगा 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अतः वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर उल्टा वस्तु से 3 गुना बड़ा अर्थात 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्लियर। ये उत्तल दर्पण के लिए देखिए u बराबर -20 सेंटीमीटर के लिए वही चीज़ इसमें भी लगा देंगे, ये मान आप निकालते जाएंगे और यहाँ पर मान आपका हो जाएगा 60/7 यानी 60/7 सेंटीमीटर। यानी अब इसको जब आप हल करेंगे तो सीधा और वस्तु से 3/7 गुना बड़ा होगा। ठीक है। खा खंड में देखिए क्या है, खा खंड में दिया गया है कि निम्न यौगिक का सूत्र लिखिए, 4 ठो आपको दिए गए हैं। प्रोपेनाइल यानी प्रोपेनल है ये, CHO ग्रुप इसमें जुड़ा है, 2 मिथिल पेंटेनोइक एसिड, प्रोपीन और 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर प्रोपेनल दिया गया है, इसका मतलब 3 कार्बन होगा। तो देखिए प्रोपेनल है आपका 1 2 3 कार्बन हो गए और 3 कार्बन में आपको CHO ग्रुप लगा देना है तो प्रोपेनल हो जाएगा। बाकी की बैलेंसी आपको पूरा कर देना है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये आपका प्रोपेनल हो जाएगा। देखिए उत्तर सभी का देखिए, तो पहले का है ये, देखिए प्रोपेनल है, ये पहला है। देखिए इसमें 1 2 3 ये 3 कार्बन हो गए और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। और यहाँ पर देखिए वो डबल बॉन्ड ये जुड़ा है तो इसको कहते हैं CHO। ये तो आपका CHO ग्रुप है ना, तो CHO ग्रुप आपका क्या होता है, अल ग्रुप होता है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिथिल पेंटेनोइक एसिड। तो देखिए पेंट में 5 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, पेंट हो गया। अब 2 पर ये आपको मिथिल लगा देना है यानी CH3, और वही एसिड का सूत्र होता है COOH, तो C के साथ में डबल OH लग गया तो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया आपका। तीसरा कह रहा है, ये तीसरा है आपका प्रोपीन। तो प्रोप यानी 3 कार्बन है और 3 कार्बन में आपको डबल बॉन्ड लगा देगा तो प्रोप धन इन प्रोपीन हो गया। ठीक है, और चौथा है आपका 2 मिथिल ब्यूटेनॉल। 2 मिथिल ब्यूटेनॉल, देखिए नॉल है यहाँ पर, ऑल ग्रुप जुड़ा है तो ये समूह जुड़ जाएगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब, इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है। तीसरा है व्यंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। और चौथा दिया गया है सोडियम ऑक्साइड जब जल में घोला जाता है। तो इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण यानी सूत्र ही देना है और इसमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, पहला कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए ये है आपका कि सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको देखिए यहाँ पर डेल्टा यानी गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्या है, दूसरा है उत्तर कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ये अमोनिया है, ये अमोनियम NH4Cl है, NH4, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। और अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो अमोनिया अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि जब ब्लीचिंग चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए CaSO4H2O प्लस Cl2 निकल रही। और अगला कह रहा है कि जब जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है।
तो सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका साबुन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साबुन साबुन क्या है, साबुन की निर्मलन क्रिया को समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए साबुन निर्मलन, ये साबुन है आपका। साबुन किसे कहते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इनका निर्माण तेल तथा वसा का तन अनयोज के साथ जल अपघटन कराने पर साबुन का निर्माण साबुन होता है। और साबुन के निर्माण करने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। ये देखिए आपको दिया गया है CH2O C17H35। ये स्टाइरीन है, इसके 3 मॉलिक्यूल ले जाएंगे। ये स्टाइरीन का सूत्र है यानी वसा है। ये देखिए CHO CO C17H35, ये इसके 3 परमाणु होंगे और ये एक स्टाइरीन वसा है। जब इसको NaOH के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। देखिए ये है आपका साबुन, यह साबुन आपका बन गया। सोडियम स्टीरेट आपका साबुन होता है। सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट के भी साबुन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में कह रहा है कि साबुन के तो साबुन का अपमार्जक के 2 भाग होते हैं जिनके गुण निम्नलिखित। पहला है ये लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ होता है। यह भाग अध्रुवीय होता है तथा जल में अघुलनशील होता है, लेकिन तेल या ग्रीस में घुलनशील होता है और जल विरोधी होता है। ये देखिए। दूसरा है यह भाग ध्रुवीय तथा जल में विलीय होता है, जिसे जलस्नेही कहते हैं। जल साबुन के अणु जब साबुन के अणु जल की सतह पर होते हैं तो इनकी हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल में अवलेय रहती है, जिससे साबुन का अणु जल की सतह की ओर तथा ऋणावेशित पेशीय भाग जल में रहता है तथा अध्रुवीय जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल की सतह से बाहर निकला हुआ होता है। ये देखिए, ये आपको बनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह अथवा करके पूछा जा रहा है कि एल्यूमिना के निष्कर्षण की विद्युत अपघटनी विधि लिखिए। तो देखिए यह है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा एल्यूमिना के निष्कर्षण को विद्युत अपचयन विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। क्या होता है? एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक 2050 डिग्री सेल्सियस है। इसमें क्रायोलाइट मिलाने के बाद यह ताप कम ताप यानी लगभग इतना पे पिघल जाता है। 875 से 900 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। क्लियर? ये आपको लिखना होगा। उसके बाद में ये आपको सूत्र ये आपको बनाने होंगे, एल्यूमिना का शुद्धिकरण। ठीक है, ये करने के बाद में अब आपका हो जाएगा उपखंड ग आ गया। अगला है उपखंड ग। ये देखिए पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ये 4 नंबर मिलेगा। पहला पोषण क्या है, फिर पोषण की आवश्यकता क्या होती है। देखिए सभी जीवधारियों को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति भोजन द्वारा होती है। प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारियों को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में भोजन इसकी प्राप्ति तथा शरीर में इसकी भूमिका पोषण कहलाती है। किंतु जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे ओर पादप कार्बन के स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और भोजन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। पोषण से केवल जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए ऊर्जा ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि इससे वृद्धि तथा विकास एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए पदार्थ की आवश्यकता भी होती है। ये अनिवार्य रूप से जैव प्रक्रम है। देखिए एक इसमें फिर आपको लिखना है कि स्वपोषी और प्रपोषी में अंतर बताइए। स्वपोषी तो पोषण जिसमें एक जीवधारी अपने भोजन का निर्माण सरल अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके ऊर्जा के बाह्य स्रोत की सहायता से करता है, स्वपोषी कहलाता है। और परपोषी यानी विषम पोषण वह पोषण है जिसमें जीवधारी
पहले से तैयार कार्बनिक भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला है हरे पौधों को प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। विषम जीव विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के देखिए स्वपोषी क्या होते हैं, सूर्य ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कच्चे पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। जैसे हरे पौधे हैं, कुछ नीलहरित शैवाल हैं। इसमें देखिए जंतु सम होते हैं, जटिल भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। मृतोपजीवी अपने भोजन को शरीर से बाहर पचाकर उन्हें अवशोषित करते हैं। मृत कार्बनिक द्रव्य से प्राप्त करते हैं। परजीवी अपना भोजन जीवित पोषक से प्राप्त करते हैं, जैसे सभी जंतु हैं। पुष्पों में निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर के लंबवत काट नामांकित चित्र बताइए तथा इसका वर्णन कीजिए। ये देखिए, तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय प्रागनली में उपस्थित दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित होता है तथा दूसरा युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। प्राकण हवा, पानी या कीटों द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। प्राकोश से प्राकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रागण कहते हैं। और प्रागण के बाद प्राकण से एक प्रागनली निकलती है और प्रागनली में दो नर युग्मक होते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक प्रागनली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है या बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मक बनता है। ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज समसूत्री विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है तथा अंततः एक पौधा बन जाता है। ये देखिए आपका चित्र है, ये बनाना बहुत जरूरी है। फिगर, अगर आपसे कहा जाए कि फिगर यानी चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र का वर्णन जरूर करना है और आपको नामांकित भी करना है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। निषेचन के बाद फूल के पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका और वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं। वायुदल सूख जाता है पर अंडाशय से लगा रहता है। अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर के वृद्धि करती है और बीज का बनना आरंभ हो जाता है। बीज में एक पौधा अथवा भ्रूण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। भ्रूण में एक छोटी जड़, एक छोटा प्ररोह तथा बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र में भोजन संचित रहता है। समयानुसार बीज कठोर होकर सूख जाते हैं। यह बीज प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहता है। अंडाशय की दीवार या तो कड़ी हो जाती है या तो फली बन जाती है, जैसे खसखस में, अथवा एक गोदेदार रसीले फल बन सकते हैं, जैसे आलू बुखारा तथा टमाटर। निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। अगला कह रहा है कि पाचन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्या है, मनुष्य में पाचन के बारे में बताइए। पाचन क्या है, ये देखिए, वह प्रक्रम जिसमें बृहद विलेय अणुओं युक्त अंतर्ग्रहित भोजन छोटे छोटे जल में विलेय अणुओं में टूट जाते हैं, पाचन कहलाते हैं। मनुष्य में पाचन गुहा से प्रारंभ होकर के मनुष्य में पाचन मुख गुहा से यानी मुख से प्रारंभ होता है। आमाशय में सतत रूप से चलता जाता है तथा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। मुख में पाचन, मुख गुहा में भोजन लार से स्रावित लार के साथ मिश्रित हो जाता है। लार में जल, वैद्युत अपघट्य, टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। सलाइवरी एमाइलेज भोजन की उपस्थिति स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये आमाशय में पाचन, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का श्रवण करती हैं, जिससे HCl और पाचक तथा श्लेष्म होते हैं। HCl देखिए, HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही कार्य करती हैं, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ती हैं। जठर जाइपेज वसाओं का पाचन करती हैं। छोटी आंत्र में पाचन, आमाशय में अर्धपचित भोजन जठर रस से मिश्रित ग्रहणी से होकर
छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में कायम में 3 क्षारीय पित्त, अग्न्याशय तथा आंतरस मिश्रित हो जाते हैं। अग्न्याशय रस से अग्न्याशयी रस यकृत से पित्त रस ग्रहणी में एकीकृत अग्न्याशय नलिकाओं द्वारा उड़ेले जाते हैं। अग्न्याशयी रस में अग्न्याशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और अग्न्याशयी लाइपेज होते हैं, जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। मेंडल के नियम क्या हैं बताइए? ये लाइपेज हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए, पचित भोजन सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तत्पश्चात रक्त धारा के साथ विभिन्न रूप में ऊतकों में भेज दिए जाते हैं। बड़ी आंत, अगला, बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित जल अवशोषित हो जाता है तथा अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मल पदार्थ गुदा द्वारा वायक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका था पाचन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के नियम लिखिए, इन्हें उचित रेखा द्वारा समझाइए। तो मेंडल देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम देखो क्या है कि मेंडल के आनुवंशिकता नियम मेंडल के उद्यान मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों पर आधारित आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम स्थानीय पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता, छिपा रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा छिपे रहने वाले को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का भी नियम कहते हैं। व्याख्या देखिए क्या है कि जब समयुग्मी लाल लाल पुष्प वाले पौधे को समयुग्मी सफ़ेद वाले पौधों से संकरण कराते हैं, तो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले पैदा होते हैं, यानी लाल रंग वाले, और आर सफ़ेद रंग के जीन हैं। तो आर प्रभावी है। आर प्रभावी जीन की उपस्थिति में स्मॉल आर सुप्त जीन व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों आर आर हैं, जब इससे क्रॉस किया गया तो आर आर F1 पीढ़ी में आर आर बन गया। पृथक्करण का नियम, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन में पहुंच जाता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, ये अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में नियमित ढंग से संयोजित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप नए संयोग बनते हैं। ये यहाँ पर किरण आरेख आपको बताया गया था, ये है आपका किरण आरेख। ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। किरण आरेख आपको बनाना ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अभ्यास करेंगे और बार बार आपको अभ्यास करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ये अनुपात है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपको एक विकल्प है, अथवा पूछ रहा है कि पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब कायिक जनन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये देखिए, कायिक जनन हो गया। पौधों में कायिक जनन, पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ती है, तना है, जड़ है का उपयोग करके नए पौधे तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी पौधे के किसी भाग से एक नए पौधे का निर्माण होना क्या है? कायिक विधि, कायिक जनन है। इस विधि का प्रयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधों यथा उद्यान में लगाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। कायिक जनन की विधियाँ, कायिक जनन को पौधे के किसी विशेष अंगों का प्रयोग करके उपयोग में लाया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पत्तियों द्वारा, जैसे ब्रायोफिल्लम, जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूल दशाओं में कलिकाएं पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। कलम लगाना, इस विधि में पौधे की कलम को नम मिट्टी में लगाते हैं तथा
इसमें जड़ें निकलती हैं और बाद में वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस विधि का उपयोग गुलाब है, गन्ना है, बोगनविलिया है, अनानास है में किया जाता है। दाब लगाना, इस विधि में पौधे की किसी एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद में इसमें जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, निकल आती हैं और ये बाद में एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जड़ों का उपयोग करके कुछ पौधों की जड़ों पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो ये नए पौधे बन जाते हैं, जैसे शकरकंद है, पुदीना है, अदरक है, प्याज है, केला, लहसुन, जलकुंभी है। रोपण, इस प्रक्रिया में हम ऐच्छिक पौधों की टहनी को वृक्ष के ठूंठ से लगा देते हैं। स्कंद पौधे का वह भाग होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र हो जाता है। कलम ऐच्छिक पौधों की टहनी होती है। दोनों भागों को बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कलम का स्कंदन एक दूसरे से जुड़ जाता है। स्कंदन कलम को पोषण प्रदान करता है। इसी विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। कायिक जनन, ठीक है, इस तरह से है। कायिक जनन से लाभ व हानि देखिए क्या है। कायिक जनन द्वारा तैयार पौधों में बीज से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा फूल और फल जल्दी आते हैं और कायिक जनन से पौधे प्राप्त पैतृक पौधों के समान होते हैं। इनमें वातावरण के अनुकूल की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो रहा। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो तैयार करें। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।